हेलो स्टूडेंट। आज की वीडियो में हम देखने जा रहे हैं फैक्टराइजेशन को। और ये जो फैक्टराइजेशन है इसका पहला मेथड ये कॉमन लेने के हवाले से है। ये हम लेना सीख चुके हैं और इसकी मैंने एक पूरी वीडियो बनाई हुई है। आपसे गुजारिश है कि उस वीडियो को आप ज़रूर देखिएगा। उसमें जो है वो इस मेथड की तमाम तर चीज़ों को जो है वो डिस्कस किया गया है। आज की इस वीडियो के अंदर जो है वो मैं क्लास 9 की जो बुक है सिंटैक्स बुक बोर्ड की, उसमें जो इस मेथड के कॉमन लेने वाले जो सवालात हैं उनको जो है वो आप लोगों को सॉल्व करके दिखाऊंगा। तो चलें फिर शुरू करते हैं आज की वीडियो। आप सबको द क्रिएटर कॉलेज के यूट्यूब चैनल में खुशामदीद। और मैं आपका टीचर साजिद अकरम, जिसका मानना है कि मैथमेटिक्स एक गेम है और मैं आप लोगों को ये गेम खेलना सिखाता हूँ। स्टूडेंट, इस बुक के अंदर एक्सरसाइज चैप्टर 4 जो है ये फैक्टराइजेशन की है और इसकी जो पहली एक्सरसाइज है इसका हम क्वेश्चन नंबर 1 जो है ये आज हम सॉल्व करने जा रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 में हमें जो है वो फैक्टराइजेशन के कॉमन लेने वाले सवालात जो हैं उनको हमें सॉल्व करना है। कॉमन लेने के हवाले से मैंने पूरी डिटेल वीडियो जो है वो एक बनाई हुई है, जिसके अंदर मैंने कॉमन लेने के हवाले से तमाम तर अहम चीज़ों को जो है वो डिस्कस किया है। अगर आप लोग वो वीडियो देखते हैं तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आप हर तरह की हर तरह की एक्सप्रेशन को जो है वो कॉमन लेके जो है उसके फैक्टर बना सकते हैं। तो चलें उस वीडियो को आप ज़रूर देखिएगा ताकि आपको जो है ये वीडियो जो मैं यहाँ पर जो आप लोगों को बताऊँगा ये आपको अच्छी तरह से समझ में आए। क्योंकि यहाँ जो मैं आप लोगों को सवालात बताने जा रहा हूँ ये सिर्फ़ और सिर्फ सिंटैक्स बुक बोर्ड की जो सवालात हैं उनको मैं डिस्कस करूँगा उनमें कि उन सवालात के अंदर क्या पूछा जा रहा है और कैसे कैसे फैक्टर बनाने को दिए हुए हैं। जबकि उसके तमाम तर जो भी बारीकियाँ थी उनको मैंने डिस्कस किया था उस वीडियो के अंदर। तो आप लोग उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। तो यहाँ पर जो इसका पहला सवाल का पहला पार्ट है इसमें हमें 3 टर्म्स दी गई हैं, 4x + 16y + 24z। देखिए यहाँ पर 3 टर्म्स दी गई हैं और मैंने आप लोगों को बताया है कि 3 टर्म्स जब भी आती हैं तो उनमें से हमें जो है वो तीनों में से कॉमन लेना होता है। यानी हम तीनों टर्म्स में से ही कॉमन लेते हैं। और कॉमन लेने के हवाले से मैंने आपको बताया है कि कॉमन हम 3 चीज़ों को लेते हैं। हम नंबर्स को कॉमन लेते हैं, हम वेरिएबल को कॉमन लेते हैं, हम साइन को कॉमन लेते हैं। हर एक चीज़ को कॉमन लेने की एक अपनी वजह होती है, लेकिन यहाँ पर जो चीज़ हम कॉमन लेने के लिए देख रहे हैं यहाँ पर हमारे पास जो है वो कॉमन हम किस किस को ले सकते हैं। तो चलें देखें, यहाँ पर नंबर की बात करते हैं। नंबर को कॉमन लेने का तरीका मैंने आपको बताया है कि नंबर्स के लिए ज़रूरी है कि वो तमाम के तमाम नंबर एक ही टेबल में आने चाहिए। और अगर एक से ज़्यादा टेबल में आते हैं तो उसमें जो बड़ा नंबर होता है, बड़ा वाला टेबल होता है, उसको कॉमन लिया जाता है। जैसे अगर हम यहाँ पर बात करें कि 4, 16 और 24 ये तीनों के तीनों नंबर जो हैं ये 4 के टेबल में भी आते हैं और 2 के टेबल में भी आते हैं। लेकिन हम 4 के टेबल को जो है वो कॉमन लेंगे। क्यों? क्योंकि 4 को कॉमन लेने की वजह ये है कि अगर हम 2 को कॉमन लेते हैं तो फिर उसमें से मज़ीद फैक्टर बन रहे होंगे, मज़ीद कॉमन निकल रहा होगा, तो हमारा फैक्टर जो है वो कंप्लीट नहीं होगा। तो हमें दोबारा से इसको मज़ीद कॉमन लेना पड़ेगा। तो इसलिए बड़े नंबर को जो है वो कॉमन लिया जाएगा। तो 4 और 2 के हवाले से अगर हम बात करें तो यहाँ पर 4 जो है वो कॉमन लिया जाएगा। और 4 को जब हम कॉमन लेते हैं तो और दूसरी चीज़ ये कि हमारे पास वेरिएबल भी है, लेकिन यहाँ पे कोई भी वेरिएबल सेम नहीं है, लिहाजा हम वेरिएबल को कॉमन नहीं लेंगे। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 4 को कॉमन लेंगे। जब हम 4 को कॉमन लेंगे तो आपको मालूम है कि 4 को जब हम कॉमन लेते हैं तो इसके बाद एक ब्रैकेट बना के वो तमाम तर चीज़ें लिख दी जाती हैं जो कि सवाल में से कॉमन लेने के बाद बचती हैं। जैसे पहली टर्म जो थी वो 4x थी, इसमें से 4 1 ज़ा 4 होता है, लिहाजा x के साथ 1 को लिखने का रिवाज नहीं है। आपको मालूम है कि मैथमेटिक्स के अंदर भी कुछ रस्म व रिवाज चलती हैं, जैसा कि हमारी फैमिलीज़ के अंदर हुआ करती हैं और हमारी सोसाइटी के अंदर होती हैं, हमारे मुल्क की होती हैं। तो ये हमारे हर कल्चर के अंदर जो है कुछ ना कुछ रस्म व रिवाज होती हैं। बिल्कुल इसी तरह मैथमेटिक्स के अंदर भी कुछ रस्म व रिवाज होती हैं और उसको कॉमन लिया जाता है। और ये रिवाज इतनी पुरानी होती है कि इसके बारे में लोगों को सही तरह से मालूमात भी नहीं होती। तो यहाँ पर जो है वो 1 लिखने का रिवाज नहीं है। तो ये यहाँ पर
इसलिए 1 नहीं लिखा गया, लेकिन यहाँ पे 1 है। और अगर हम बात करें इसके बाद दूसरी टर्म पे, तो 4 के टेबल 16 जो है वो 4 के टेबल में 4 4 सा 16 आता है, लिहाजा यहाँ पे 4 को ले लिया, और y चूँकि कॉमन नहीं है लिहाजा ऐसे ही आ गया। उसके अलावा 24 जो है उसमें 4 6 या 24 होता है, लिहाजा ये कॉमन ले लिया और ये हमारा आंसर आ गया। उसके बाद दूसरे सवाल को अगर देखते हैं तो दूसरे सवाल में भी 3 टर्म्स हमारे पास कॉमन है, लेकिन इस सवाल के अंदर हमें ये सिखाया जा रहा है कि वेरिएबल को कैसे कॉमन लिया जाता है। और नंबर की अगर हमारे से बात करें तो नंबर जो हैं ये हमारे पास कोई भी कॉमन नहीं है, किसी एक टेबल में आते ही नहीं है कोई भी नंबर। तो तीनों टर्म्स के अंदर जो पहली टर्म में जो है वो 1 है, और दूसरी टर्म के अंदर नंबर जो है वो 3 है, और तीसरी टर्म के अंदर जो नंबर है वो 4 है। लेकिन इन तमाम नंबर्स के हवाले से देखें तो कोई भी नंबर किसी टेबल में नहीं आता, लिहाजा हम नंबर्स को कॉमन नहीं लेंगे। उसके अलावा अगर हम वेरिएबल की बात करें तो यहाँ पर x है, यहाँ पर भी x है, और यहाँ पर भी x मौजूद है। इसके अलावा y और z जो है वो तीनों में नहीं है, लिहाजा कोई भी चीज़ अगर 3 टर्म्स में कॉमन ले रहे हैं तो तीनों के पास होनी चाहिए। अगर नहीं है तीनों के पास तो फिर उसको नहीं लिया जाएगा। तो यहाँ पर देखें हम x को तो कॉमन लेंगे क्योंकि x तीनों में है, तीनों टर्म्स के अंदर मौजूद है, लेकिन y और z तीनों के पास नहीं है, लिहाजा हम उसको नहीं कॉमन लेंगे। हम किसको कॉमन लेंगे? सिर्फ x को। यहाँ पर हमें एक और बात को याद रखना है कि x सिर्फ वेरिएबल कॉमन नहीं आता बल्कि उसकी पावर भी साथ में कॉमन ली जाती है। तो पावर कौन सी कॉमन ली जाए? तो इत्तेफाक की बात है कि यहाँ पर जो है वो तीनों x के ऊपर 2 ही लिखा हुआ है, लिहाजा हम इसी को कॉमन ले लेंगे। और जब हम इसको कॉमन लेंगे यानी एक्स स्क्वायर को कॉमन लेंगे तो यहाँ पे सिर्फ एक्स स्क्वायर कॉमन लिया, तो यहाँ पर पहली टर्म जो थी वो थी ही एक्स स्क्वायर, लिहाजा यहाँ पे सब कुछ चला गया और यहाँ 1 बच गया। ठीक है, ये इससे हमारे पास 1 बच गया। उसके अलावा यहाँ से 3 सिर्फ और सिर्फ x को छोड़कर हमने 3 को और y को एज इट इज़ लिख दिया। उसके बाद अगर हम 4 की बात करें तो 4 भी देखें यहाँ पे कॉमन तो नहीं है, लिहाजा इसको ऐसे ही लिख दिया गया और x को कॉमन ले लिया गया है, जबकि y को और z को ऐसे ही लिख दिया गया। तो ये हमारा आंसर बन गया, ये हमारे फैक्टर बन गया। उसके बाद हम चलते हैं तीसरे पार्ट पे। तीसरे पार्ट की अगर बात करें तो ये भी यहाँ पर, अब यहाँ पर पहले पार्ट में उन्होंने क्या किया कि हमें नंबर को कॉमन लिया जबकि वेरिएबल कॉमन नहीं था। दूसरे पार्ट के अंदर उन्होंने हमें वेरिएबल को कॉमन लेने के हवाले से सिखाया और तीसरे पार्ट के अंदर इन दोनों चीज़ों को मिलाकर जो है वो दे दिया। यहाँ पर दोनों चीज़ें कॉमन है। कैसे? अब देखें ज़रा, अगर हम बात करें 3 को, यहाँ जो 3 नंबर्स हैं 3, 6 और 3, तो तीनों नंबर जो हैं ये एक ही टेबल में आते हैं, लिहाजा ये भी कॉमन होंगे। और उसके अलावा अगर हम बात करें तो यहाँ पर देखें ज़रा, यहाँ पर P हमारे पास कॉमन है और Q कॉमन है, PQ, PQ एंड PQ, तीनों के पास PQ, PQ, PQ है, लिहाजा इन तीनों को इन दोनों को ही हम कॉमन ले सकते हैं। तो हमारे पास नंबर चूँकि 3 है, लिहाजा 3 कॉमन आ जाएगा और PQ। तो यहाँ पे देखें 3 और PQ जो है वो कॉमन आ गया, तो हमारे पास सिर्फ और सिर्फ पहली टर्म में R बच गया, तो यहाँ पर हमने R लिख दिया। उसके अलावा यहाँ पे 3 की टेबल में 6 जो है वो 2 आता है, लिहाजा यहाँ पे 2 लिख दिया और PQ कॉमन चला गया तो यहाँ पे T बच गया। ठीक है, और उसके बाद तीसरे नंबर पे अगर देखें तो यहाँ पे 3PQS में से 3PQ को कॉमन लिया तो यहाँ पे सिर्फ S बचा और इसको हमने यहाँ पर लिख दिया। इस तरीके से ये तीसरा सवाल भी हमारा कंप्लीट हो गया। अब चलते हैं उसके बाद अगला सवाल देखते हैं। चौथा सवाल, यहाँ पर जो चीज़ एक नई आ रही है वो ये कि अभी तक हमारे पास सिंगल वेरिएबल हुआ करते थे जिनको हम कॉमन ले रहे थे, लेकिन यहाँ पर क्या दिखाया उन्होंने, यहाँ पे पूरा ब्रैकेट कॉमन लिया। तो जी पूरा ब्रैकेट भी कॉमन आ सकता है, लेकिन एक बात का ख्याल रखिएगा, जब भी हम कॉमन ले रहे हो तो हमें ये देखना होगा सबसे पहले कि हमारे पास कितनी टर्म्स है। तो यहाँ पे देखें टर्म्स हमारे पास एक ये टर्म है और एक ये टर्म्स है। टर्म्स क्या होती हैं अगर आपको नहीं मालूम तो दी मैं आप लोगों को बता दूं कि टर्म्स जो होती हैं वो मैथमेटिक्स के अंदर, अलजबरा के अंदर बहुत सारे नंबर्स, वेरिएबल ये सब साथ में लिखे हुए होते हैं। तो उसको हम टर्म्स को कैसे अलग अलग करते हैं, तो यहाँ पर देखें ये पूरी चीज़ जो है ये एक टर्म है यानी प्लस के पहले वाले, और ये दूसरी टर्म है। टर्म को समझने के लिए आप यूँ समझिए कि जिस तरह से ट्रेन होती है, ट्रेन के बहुत सारे डब्बे होते हैं और वो सब एक दूसरे के साथ कनेक्ट हुए हुए हैं किसी चीज़ से, इसी तरह से यहाँ पर कोई भी दो टर्म जो आपस में कनेक्ट होती है वो प्लस या माइनस की साइन से होती है, लिहाजा उससे पहले वाली जो है वो एक अलग टर्म है और दूसरी वाली जो है वो एक अलग टर्म है। तो अगर हम देखें तो यहाँ पे पिछले तीनों सवालों के अंदर 3 टर्म्स थी, जबकि इस वाले सवाल में 2 टर्म्स हैं, लिहाजा हम इन 2 में देखेंगे कि क्या क्या चीज़ें कॉमन है। तो अगर हम नंबर पर नज़र मारें तो हमें नज़र आता है कि यहाँ पे 9 लिखा हुआ है और यहाँ पर 18 लिखा हुआ है, जबकि इसके साथ P और R दोनों के साथ लिखा हुआ है। लेकिन बात वही है कि आपने इस बात का ख्याल रखना है कि वेरिएबल जो भी कॉमन लिया जाएगा वो
पावर के साथ कॉमन लिया जाएगा, और पावर जो हो वो छोटी वाली जो पावर जिसके पास होगी वो वाली कॉमन ली जाएगी, क्योंकि वो सबके पास मौजूद है। ठीक है, कॉमन से मुराद वो चीज़ जो कि तमाम टर्म्स में मौजूद हो। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारे पास Q और R मौजूद है, यहाँ पर भी Q और R मौजूद है, लेकिन Q और R की यहाँ पावर 2 है और यहाँ पर 1 है, लिहाजा हम पावर 1 को कॉमन लेंगे। और नंबर की हम बात करें तो नंबर 9 और 18 है, और 9 और 18 को अगर देखें तो ये दोनों के दोनों 9 के टेबल में आते हैं। तो इस तरीके से हमारे पास 9QR जो है वो कॉमन आ गया। अच्छा, तो ये देखें 9QR जो है उसके साथ ये वाला ब्रैकेट जो है ये कॉमन आ गया, ये चीज़ हमने कॉमन निकाली है। तो देखें ये चूँकि ब्रैकेट के अंदर जो चीज़ हमने ली है वो भी ब्रैकेट के अंदर मौजूद है, तो लिहाजा ये चीज़ जो है ये हमने कॉमन ले ली है, ये इनमें से कॉमन ली गई है। और कॉमन लेने के बाद जो चीज़ बची है वो ये वाला डब्बा जो है ये कॉमन लेने के बाद बचा है। जैसे यहाँ पे पिछले सवालों में देखें आप कि ये 4 जो है वो कॉमन है, और कॉमन लेने के बाद जो चीज़ बचती है उसे एक ब्रैकेट के अंदर लिख दिया जाता है। ठीक है ना, तो यहाँ पर हम इसी तरह से देखें, ये वाला ब्रैकेट कॉमन लेने के बाद बचा था, ये वाला ब्रैकेट कॉमन लेने के बाद बचा था, लेकिन यहाँ पे इस सवाल के अंदर जो है वो जो चीज़ कॉमन आ रही है वो भी ब्रैकेट के अंदर है। तो यहाँ कन्फ्यूज़ मत होइएगा कि ये जो है ये ब्रैकेट दो दफ़ा, तो इसलिए यहाँ पर बस याद रखिएगा ये पूरी चीज़ कॉमन ली गई है, ये कॉमन है। ठीक है जी, और ये जो है कॉमन लेने के बाद जो चीज़ बचती है वो है। अच्छा जी, तो देखिए यहाँ पर ये कॉमन ले लिया, इस तरीके से ये हमारे पास इसका आंसर आ गया, ये इसके फैक्टर बन गया। अच्छा जी, ये 5वां सवाल जो है, 5वां पार्ट जो है हमारे पास, इसमें हमें एक नई चीज़ नज़र आ रही है, और वो ये है कि हमें एक्सप्रेशन जो है वो फ्रैक्शन में दिया गया है, अपॉन में दिया हुआ है। तो ऐसी कंडीशन में हम क्या करते हैं कि हम न्यूमरेटर में से अलग कॉमन लेते हैं, डिनोमिनेटर में से अलग कॉमन लेते हैं, लेकिन जो चीज़ कॉमन निकाली जा रही होती है वो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से दोनों से ली जा रही है, तो उसको वैसे ही लिख देंगे। अच्छा, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के हवाले से अगर आपको कोई चीज़ प्रॉब्लम कर रही है तो मैं आपको बता दूं कि न्यूमरेटर जो है वो कहते हैं ऊपर वाली चीज़ को, और डिनोमिनेटर जो है वो नीचे वाली चीज़ को कहते हैं। तो ये न्यूमरेटर हो गया, ये डिनोमिनेटर हो गया। तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में से दोनों में से कॉमन लिया जा सकता है, तो हम दोनों को अलग अलग देखेंगे। तो याद रखिए कि जब हम कॉमन ले रहे होंगे तो हम सिर्फ़ और सिर्फ न्यूमरेटर को देख रहे होंगे, तो न्यूमरेटर में देखेंगे क्या चीज़ कॉमन है, और डिनोमिनेटर में अलग देखेंगे कि डिनोमिनेटर में क्या चीज़ कॉमन है। ऐसा नहीं करेंगे कि हम नीचे और ऊपर को देखें। ठीक है जी, तो हम न्यूमरेटर में कॉमन देखेंगे और डिनोमिनेटर में कॉमन देखेंगे। तो अब देखें, कॉमन लेने का उसूल हमने सीख लिया है कि वेरिएबल जो होता है वो छोटी पावर के साथ कॉमन आता है, जबकि नंबर जो है वो टेबल में आता है, कि देखा जाता है कि टेबल में किस टेबल में ये सब के सब एक साथ आ रहे हैं। तो हमारे पास जो नंबर जो है वो हमें नज़र आ रहा है। ऊपर की बात करते हैं पहले न्यूमरेटर की। तो न्यूमरेटर में हमारे पास x कॉमन है और z कॉमन है, दोनों ही कॉमन है, लेकिन हमें पावर्स भी देखनी होगी, छोटी पावर कौन सी है। तो x की पावर 1 है और z की पावर 2 छोटी है, लिहाजा हम एक्स जेड स्क्वायर को जो है वो कॉमन लेंगे ऊपर से, यानी न्यूमरेटर में से। और डिनोमिनेटर में से क्या देखेंगे, तो डिनोमिनेटर में देखिए 16, 8 और 12, अगर इनको देखें तो ये 2 के टेबल में भी आते हैं और 4 के टेबल में भी आते हैं, लेकिन हम कॉमन किसको लेंगे, 4 को लेंगे, क्योंकि 4 जो है वो बड़ा नंबर है, ताकि हम इसको कॉमन 4 से लेंगे तो फिर हमें दोबारा से कॉमन लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो हमारे पास ऊपर से एक्स जेड स्क्वायर और नीचे से 4 कॉमन आ गया। तो एक्स जेड स्क्वायर अपॉन 4 कॉमन लेंगे, तब कॉमन लेने के बाद इन तीनों में से बाकी जो चीज़ बचती है उसे हम एक ब्रैकेट में लिखते हैं। तो यहाँ देखें, यहाँ से पूरी चीज़ जो है वो कॉमन आ गई, यहाँ पर ये पूरी की पूरी चीज़ कॉमन आ गई। तो यहाँ पे ऊपर जो है ऊपर जो है वो ऊपर से पूरी चीज़ कॉमन आ गई, तो लिहाजा 1 लिख दिया, और नीचे जो है वो 4 4 16 होता है, लिहाजा 4 लिख दिया। माइनस की साइन को फ़िलहाल अभी कुछ नहीं छेड़ा, हमने वैसे ही लिख दिया, क्योंकि यहाँ पे साइन का कोई ऐसा इशू नहीं है। साइन का इशू जो आता है वो जब हम 4 टर्म्स की तरफ जाते हैं तो वहाँ पर होता है। अच्छा जी, अब दूसरी टर्म में अगर हम बात करें तो दूसरी टर्म में देखें एक्स स्क्वायर और जेड को कॉमन लिया, तो यहाँ से एक एक्स चला गया तो एक एक्स बच गया, और एक्स जेड स्क्वायर जो है वो 2 पावर्स थी इसकी, और दोनों की दोनों को हमने कॉमन ले लिया, लिहाजा जेड को नहीं लिखा जाएगा, सिर्फ और सिर्फ एक्स को लिखा जाएगा। और डिनोमिनेटर की अगर बात करें तो यहाँ पे हमने 4 2 8 होता है, लिहाजा यहाँ पे 2 लिख दिया। प्लस लिखने के बाद दोबारा तीसरी टर्म की अब बात करें तो तीसरी टर्म में जो है वो x को कॉमन ले लिया, और z एक्स स्क्वायर को कॉमन एक्स स्क्वायर में से x को कॉमन लिया, जबकि z क्यूब में से
जेड स्क्वायर को कॉमन लिया, लिहाजा ऊपर से एक एक्स और एक जेड बच गया। जबकि नीचे डिनोमिनेटर में जो है वो 4 को कॉमन लिया, तो यहाँ पे 4 3 12 आ गया। इस तरीके से ये पांचवा पार्ट भी हमारा कंप्लीट हो गया और इसका लास्ट पार्ट जो है वो हम देखते हैं, और ये है इसका लास्ट पार्ट। तो देखिए यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पर अब इन्होंने एक नई चीज़ दे दी है कि 3 टर्म्स हैं और तीनों टर्म्स के अंदर एक पूरा ब्रैकेट है जो कि कॉमन आ रहा है x माइनस वाई का। तो ये x माइनस वाई कॉमन है। उसके अलावा अगर हम बात करें, ये बाहर लिखा हुआ a जो है ये भी तीनों के पास मौजूद है, उसके अलावा b नहीं है, लिहाजा हम सिर्फ x को कॉमन लेंगे। तो a कॉमन आ जाएगा और x माइनस वाई का ब्रैकेट कॉमन आ जाएगा, पूरी चीज़ कॉमन आ जाएगी। तो लिहाजा फिर दोबारा से देख ले कि ये जो चीज़ है यहाँ पर ये कॉमन लेने के बाद जो चीज़ बची है वो है, और बाकी ये जो है x माइनस वाई जो है ये हमने कॉमन लिया है सब में से। ठीक है जी, इसके पास तो था ही यही, लिहाजा ये पूरा चला गया। और जब भी कोई चीज़ पूरी की पूरी कॉमन लेने में खाली हो जाए, उस जगह पे कुछ भी ना बचे, तो वहाँ पर हम 1 लिखते हैं। 0 कभी नहीं लिखिएगा क्योंकि 0 से मामला ख़राब हो जाएगा। तो यहाँ पे 1 लिख दिया। उसके बाद यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पर एक a स्क्वायर है और b है, इनमें से एक x को निकाल दिया गया, तो यहाँ एक a बच गया और यहाँ पे b बच गया। ठीक है जी। उसके बाद x माइनस वाई पूरा कॉमन चला गया, तो लिहाजा यहाँ लिखने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद अगर हम यहाँ पे देखें तो a स्क्वायर b स्क्वायर और x माइनस वाई में से a कॉमन ले लिया हमने और x माइनस वाई को कॉमन लिया। तो यहाँ पर अच्छा दो a थे तो इसमें से एक a कॉमन ले लिया गया, तो एक a बच गया और b स्क्वायर यानी कि 2 b हैं, तो यहाँ पे दोनों के दोनों आ गए। और इस तरीके से ये हमारा जो है वो सवाल कंप्लीट हो गया और क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर 2 में भी कॉमन का ही है, तो मैं उसको भी साथ ही साथ वर्क करवाता हूँ। लेकिन यहाँ एक चीज़ बताता चलूँ कि जैसा कि मैंने अपनी वीडियो में भी बताया था कि हम कॉमन लेते हैं तो या तो 2 और 3 टर्म्स में साथ ही कॉमन लेते हैं, यानी तीनों साथ लिया जाता है, और अगर 4 टर्म्स आ जाती हैं तो उसमें 2-2 करके लेते हैं। तो अगला सवाल जो है हमारा क्वेश्चन नंबर 2, उसमें जो है वो हमारे पास जितने भी सवाल आते हैं उनमें जो है वो 4 टर्म्स मौजूद हैं, तो उनमें 4 में से जो है वो 2-2 को लेंगे। चलें, तो देखिए यहाँ पर ये हमारा पहला सवाल है, और उसके बाद इसको अगर देखें तो यहाँ पर पहले थोड़ा समझ लें, वही उसूल चल रहा है जो कि पीछे हम पढ़ते हुए आ रहे हैं कि नंबर्स को कॉमन लेंगे और वेरिएबल को। लेकिन नंबर और कॉमन को वेरिएबल लेने के हवाले से हमें देखना है कि वो दोनों नंबर जो हैं वो कॉमन एक ही टेबल में आते हैं कि नहीं आते। तो जब 4 होते हैं तो हम 2-2 में कॉमन लेते हैं। तो यहाँ देखें ये शुरू के 2 और आखिर के 2 जो हैं नंबर टर्म्स जो हैं इनमें हमने कॉमन लिया। और जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था कि टर्म जो है वो प्लस के साइन से या माइनस के साइन से जो है वो एक दूसरी को अलग करती है। तो यहाँ पर अगर देखें तो यहाँ पर 4 टर्म्स है, एक ये है, एक ये है, एक ये है और एक ये है। हमारे पास ये 4 टर्म्स आ गए। ठीक है जी। अच्छा, अब शुरू की 2 टर्म्स में अगर बात करें तो x कॉमन है, लिहाजा x को लिख दिया जाएगा 7। यहाँ पर x को कॉमन ले लिया है, नंबर दोनों के पास सेम नहीं है, सेम टेबल में आने वाले नहीं है, लिहाजा हमने 7 को एज इट इज़ लिख दिया। उसके अलावा यहाँ से हमने x को कॉमन लिया तो z बच गया। अच्छा जी, अब यहाँ पे दोनों टर्म प्लस में है, लिहाजा प्लस को ही लिख दिया, और उसके साथ ही साथ z कॉमन आ रहा है तो z लिख दिया। तो यहाँ पे 7 और यहाँ पर भी 2 z थे, लिहाजा इसमें से एक z चला गया। तो एक हमने जो कॉमन लिया है वो सही है या नहीं है उसका कैसे पता चलेगा? तो जनाब हम जब 4 टर्म्स में से कॉमन लेंगे तो जो हमारे पास एक ब्रैकेट बनेगा दोनों में कॉमन लेने के बाद, तो वो ब्रैकेट बिल्कुल सेम होगा। मैंने आपको बताया कि जब हमने पिछले सवालों में भी देखा था कि जो कॉमन लिया जाता है उसे बाहर लिखते हैं, जबकि ब्रैकेट के अंदर वो चीज़ जो कि कॉमन लेने के बाद आती है उसको लिखते हैं। तो यहाँ पर भी हमने इसको ऐसे ही लिख दिया, और इसी तरह से यहाँ पे z को कॉमन लिया और इसके बाद जो है यहाँ पे ये ब्रैकेट ऐसे ही आ गया। तो ये हमारे पास ये 4 में से 2 हो गए, और अब इन 2 में से फिर हम एक टर्म बनाएंगे और दोनों प्रोडक्ट की फॉर्म में होंगे। तो आप देख सकते हैं कि ये पूरा ब्रैकेट जो है ये कॉमन है दोनों में, यानी दोनों के पास मौजूद है, लिहाजा हम इसको कॉमन ले लेंगे। तो ये पूरा का पूरा ब्रैकेट जो है वो कॉमन है। और अभी हमने पिछले सवालों में देखा है कि ब्रैकेट को किस तरह से कॉमन लिया जाता है, तो वो हमने यहाँ पर भी किया। तो यहाँ पे हमने जब ब्रैकेट को कॉमन लिया तो मैं फिर वही बात कहूँगा कि देखिए ब्रैकेट से कंफ्यूज मत होइएगा, ये जो कॉमन लेने के बाद जो चीज़ है वो ये रही, ठीक है, और जो कॉमन है वो भी ब्रैकेट में, लिहाजा उसको भी हमने ऐसे ही लिख दिया।
अच्छा, अब कॉमन लेने के बाद देखिए दोनों के पास 7 + z का ब्रैकेट मौजूद था, तो इसको जब कॉमन लिया तो यहाँ पर ये वाला x जो कोने में छुपा हुआ है ये आ गया और ये जो z है ये आ गया। तो हमने इन दोनों को भी एक ब्रैकेट में लिखा, क्योंकि कॉमन लेने के बाद जो चीज़ बचती है उसे एक ब्रैकेट के अंदर लिखा जाता है। तो यहाँ पर हमने लिखा और इस तरह से ये हमारा सवाल जो है ये कंप्लीट हो गया, क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 1। इसमें मज़ीद और भी सवाल आते हैं, चले उसको भी देखते हैं, ताकि हमें जो है वो हर सवाल के अंदर जो भी नॉलेज हमें दी जा रही है वो अच्छी तरह से समझ में आ जाए। चलें, तो दूसरा सवाल जो है दूसरे पार्ट के अंदर अगर हम बात करें तो यहाँ पर देखें तो यहाँ पे फिर वही है, यहाँ पे ऊपर जो है वो सिर्फ और सिर्फ वेरिएबल कॉमन लिए जा रहे थे, यहाँ पे नंबर और वेरिएबल दोनों ही मिक्स आ रहे हैं और उनको भी लेना है। तो अब कुछ जगहों पे ऐसा भी होता है कि वेरिएबल कॉमन होता है, कुछ जगहों पे ऐसा भी होता है कि सिर्फ नंबर कॉमन होता है, और कहीं पर ऐसा होता है कि वो दोनों ही होते हैं। और यहाँ पे 4 टर्म्स वालों में ऐसा भी हो सकता है कि 2 में जो है वो नंबर और वो दोनों कॉमन आ रहे हो, जबकि आखिर के 2 में जो है वो कोई एक चीज़ कॉमन आ रही है। तो ऐसा ही यहाँ पर इस सवाल में हुआ है। तो हम अगर देखें तो यहाँ पर ये दो शुरू के 2 टर्म्स को और आखिर के 2 टर्म्स को अगर हम मिलाते हैं तो इन दोनों में से कॉमन निकालना है। तो यहाँ से देखें 9 और 18 ये दोनों एक ही टेबल में आते हैं, लिहाजा 9 को कॉमन लेंगे। और पीछे भी हम ले चुके हैं तो हमें पता है कि 9 और 18 3 और 9 दोनों के टेबल में आते हैं, लेकिन हम यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 9 को जो है वो कॉमन लेंगे, क्योंकि 9 जो है ये बड़ा नंबर है और 3 और 9 दोनों कॉमन में, लिहाजा हम इसको कॉमन लेंगे। अच्छा, उसके अलावा जो है ए बी दोनों के पास हैं, लिहाजा इसको भी कॉमन लिया जाएगा, लेकिन इसमें ख्याल रखा जाएगा कि कौन सी पावर जो है वो कॉमन लेनी है। तो दोनों की पावर छोटी वाली अगर देखें तो इसके पास ए छोटा है, और यहाँ पर अगर देखें फर्स्ट टर्म में तो b की पावर 1 है, तो दोनों ही a और b ये कॉमन आएगा। तो लिहाजा हमारे पास जो कॉमन आया है यहाँ से शुरू की 2 टर्म में से 9ab कॉमन आया, जबकि दूसरी टर्म की अगर हम बात करें तो यहाँ पर एक चीज़ और भी है, वो ये है कि ये अब इससे पहले किसी सवाल में नहीं हुआ था। यहाँ देखें दोनों में माइनस की साइन भी कॉमन है। तो देखें प्लस की साइन कॉमन आती है तो उससे कोई फ़र्क तो नहीं पड़ता, इसलिए हम उसका जिक्र भी नहीं करते। लेकिन माइनस की साइन अगर कॉमन आती है तो उसको बताना या उसका जिक्र करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उसकी वजह से सबकी साइन चेंज हो जाती है। जब भी माइनस को कॉमन लिया जाएगा तो साइन जो है वो क्या होगी, अंदर वालों की चेंज हो जाएगी। और आपको मालूम है कि जो अंदर वाले होते हैं वो कॉमन लेने के बाद जो लिखी जाती है चीज़ बचती है वो लिखते हैं। अच्छा, तो शुरू के जो 2 टर्म्स हैं इसमें से 9ab² कॉमन ले लिया हमने। अच्छा, एक चीज़ छोटी सी मिस्टेक है, ये स्क्वायर नहीं है, तो माजरत चाहूँगा कि ये गलती से हो गई है। तो ये आप देख लीजिएगा कि ये स्क्वायर नहीं है कॉमन। ए कॉमन, बी जो है इसकी भी पावर 1 कॉमन है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पर 2 है, जबकि ए की पावर यहाँ 1 है और यहाँ पे 2 है। तो यहाँ पे देखें 9ab कॉमन लिया, तभी ये होगा कि 9 1 ज़ा 9 और एक ए कॉमन चला गया, तो यहाँ पर हमारे पास क्या बचेगा, सिर्फ एक ए बचेगा, क्योंकि बी ऑलरेडी कॉमन लिया जा चुका है। प्लस लिखने के बाद 9 2 ज़ा 18 और फिर ए भी कॉमन जा चुका है, बी 2 हैं, लिहाजा इसमें से एक बी जो है ये कॉमन ले लिया जाएगा। ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद आते हैं आखिर की 2 टर्म्स के अंदर, इसमें हवाले से बात करते हैं। तो दोनों में माइनस माइनस है, तो माइनस को कॉमन लिया जाएगा, और माइनस को जब कॉमन लिया जाएगा तो ब्रैकेट के अंदर जो कुछ बचेगा उस सब की साइन चेंज हो जाएगी। अच्छा, बी और सी को कॉमन लिया जा रहा है। देखिए यहाँ पे बी कॉमन है और यहाँ पे सी कॉमन है, ये दोनों के पास बी और सी मौजूद है, लिहाजा हम बी और सी को कॉमन ले लेंगे। और फिर बता दूं आपको कि जब कॉमन लिया जाता है तो जो चीज़ कॉमन होती है वो बाहर लिखी जाती है, और जो कॉमन लेने के बाद जो चीज़ बचती है उसे अंदर लिखा जाता है। तो यहाँ पे देखें बी और सी कॉमन है, और अंदर जो चीज़ बची ऊपर से यहाँ से ए बच गया, और प्लस दोनों की साइन को चेंज करना ज़रूरी है। और साइन को अगर कॉमन नहीं लेते हम तो फिर ये ब्रैकेट सेम नहीं आता, और अगर ब्रैकेट सेम नहीं आता तो इसका मतलब है कि हमने कॉमन सही नहीं लिया। अच्छा, अब यहाँ से एक बी बच गया, तो यहाँ देख सकते हैं कि ये ब्रैकेट बिल्कुल सेम आ रहा है, कॉमन है, तो लिहाजा हम इसको लिख देंगे। और इसके बाद जो है वो बिल्कुल ये जो ब्रैकेट है ये हमारा कॉमन है, तो हम इसको पहले ये लिखेंगे और फिर उसके बाद बाकी जो चीज़ बची है उसको लिख देंगे। तो यहाँ पर देखें ज़रा, यहाँ पर ए बी आ गया, और यहाँ से 9ab, और ये मैं दोबारा से आपसे कहूँगा कि ये 2 को भूल जाइएगा, ये 2 जो है वो मिस प्रिंटिंग है,
प्रिंटिंग तो नहीं हो रही, लेकिन ये कि हमारे टीचर भी कहा करते थे कि मिस प्रिंटिंग है, तो हमें भी आदत पड़ी हुई है। तो ये मेरे मिस प्रिंटिंग का मतलब है कि मैंने जो प्रिंट किया है वो मिस हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 9AB जो है ये बच रहा है यहाँ देख सकते हैं। ठीक है ना, ऊपर गलती हो गई थी 2 की। अच्छा, यहाँ पे -B बच गया तो इसको यहाँ पे लिख दिया। तो ये इस तरीके से ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 2 हो गया। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन जो है इसमें भी 4 टर्म्स मौजूद हैं, और इनमें चारों में जो है वो नंबर भी कॉमन है और क्या कहते हैं वेरिएबल भी कॉमन है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि शुरू की 2 की अगर मैं बात करूँ तो इन दोनों में से जो है वो 6 कॉमन है, और लास्ट वाले जो 2 हैं इनमें जो है वो 4 कॉमन है, और साथ में Q भी कॉमन है। तो यहाँ पर इन दोनों में कॉमन लिया जाएगा। अच्छा, एक चीज़ और बतानी है साइन के हवाले से, तो यहाँ पर देखें, चले हम इसका आंसर देखते हैं फिर बताता हूँ मैं आपको। देखिए यहाँ से 6 को कॉमन लिया तो हमारे पास t-2p बच गया, क्योंकि 6 2 = 12 होता है। इसी तरह से यहाँ पे प्लस लिखना ज़रूरी है, ये प्लस हमने लिखा है। प्लस क्यों लिखा है? क्योंकि अंदर वाली साइन को चेंज नहीं करना, अगर चेंज हो गया तो ब्रैकेट क्या कहते हैं ब्रैकेट सेम नहीं आएगा, और फिर हमारा सवाल जो है वो सही नहीं हुआ होगा। ठीक है, तो यहाँ पे 4Q को जो है वो कॉमन ले लिया हमने, और यहाँ से क्या बचा? T बच गया, और यहाँ से जो है वो 4 2 = 8 होता है, और यहाँ पर P बच गया। इस तरीके से ये पूरा का पूरा ब्रैकेट जो है ये कॉमन आ गया, ये सेम आ गया। अगर मैं यहाँ पे माइनस को कॉमन लेता तो साइन चेंज हो जाती और ये कॉमन नहीं होता, लिहाजा इस चीज़ का ख्याल रखिएगा। यहाँ पर आपने देखा कि दोनों में, पहले सवाल के अंदर दूसरी टर्म में दोनों में ही सेम साइन थी, यहाँ पर भी सेम साइन है, लेकिन इसमें जो है वो माइनस है, तो यहाँ पे माइनस को हमें कॉमन लेना पड़ा ताकि अंदर वाली चीज़ पॉजिटिव हो जाए। और यहाँ पर जो है वो दोनों की मिडिल टर्म जो है वो मिडिल साइन जो है वो माइनस थी, लिहाजा हमने इसको कॉमन नहीं लिया, इसको ऐसे ही रहने दिया। तो ये हमारा तीसरा पार्ट भी हो गया। और उसके बाद जब इसमें कॉमन लेंगे तो यहाँ पे ये वाला ब्रैकेट बच जाएगा, t-2p ये बच गया, और फिर क्या बचा? 6 + 4Q बच गया। इस तरीके से ये हमारा पार्ट 3 भी हो गया। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। अच्छा जी, अब हमारे पास पार्ट 4 है। पार्ट 4 में हम ये देखते हैं कि ये हमारे पास 2 चीज़ें हैं और 2 टर्म्स हैं, और ये बाकी की 2 टर्म्स हैं। हमने जितने भी सवालात अब किए हैं अभी तक पहले, वही रूल जो हैं वो यहाँ पर दोबारा इस्तेमाल हो रहे हैं, तो इसलिए मैं थोड़ा सा जल्दी करके मैं आप लोगों को समझाऊँगा ताकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो और इसको मुख्तसर सी वीडियो के अंदर इसको कंप्लीट किया जाए। तो देखें, यहाँ पर शुरू की 2 टर्म्स के अंदर R कॉमन है, और लास्ट की 2 जो हैं इसमें 7 और S कॉमन है, और माइनस को भी कॉमन लेंगे क्योंकि दोनों में माइनस है। तो जब हम इसको कॉमन लेते हैं तो यहाँ पे हमारे पास R को कॉमन ले लिया। कॉमन लेने के बाद जो चीज़ बचती है उसे ब्रैकेट में बाद में लिखा जाता है। तो यहाँ पे देखें 7 + 9S आ गया, R + 9S आ गया। और दूसरी जो टर्म्स हैं उसमें अगर हम देखें तो 7 और S कॉमन है, तो यहाँ पर R + 9S जो है वो कॉमन आ गया है। माइनस को कॉमन लिया है, इस वजह से ये दोनों के दोनों जो हैं ये पॉजिटिव हो गए। ठीक है, अच्छा, उसके बाद हमारे पास ये ब्रैकेट बच रहा है, उस ब्रैकेट को हम कॉमन लेंगे, और कॉमन लेने के बाद जो चीज़ होगी उसे हम ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे, यानी कि R - 7S को। तो यहाँ देखें, ब्रैकेट को लिख दिया और R - 7S को लिख दिया। तो ये हमारे पास 4 पार्ट इसके जो हैं वो हो गए। उसके बाद जो है वो अगले पार्ट पे चलते हैं हम। 5वां पार्ट जो है इसका वो किस तरह से होगा, तो देखें ये 5वां पार्ट है। इसमें जो है इसमें भी 4 टर्म्स हैं, और ये जो है वो पिछले सवाल की तरह ये भी फ्रैक्शन में दी गई हैं, यानी अपॉन में हैं, और डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर इसमें मौजूद है। तो शुरू की 2 को हम देखेंगे, यहाँ से हम इसको ब्रेक करेंगे, इन 2 में कॉमन ले रहे हैं और इन दोनों में कॉमन ले रहे हैं। अच्छा जी, अब इन दोनों में शुरू के जो है ऊपर जो है वो y² कॉमन है और नीचे जो है वो 4 कॉमन है, जबकि ऊपर यहाँ पर तीसरे और चौथे टर्म के अंदर जो है वो ऊपर से जो है z² और t कॉमन है, जबकि नीचे जो है वो 9 कॉमन। ठीक है, तो हम इसको कॉमन ले लेते हैं। तो देखिए, यहाँ से हमने y² और 4 को कॉमन लिया, तो यहाँ पर ये पूरी चीज़ चली गई, 1 आ गया, माइनस एज इट इज़ आया, और ऊपर से z बच गया। जबकि तीसरी और चौथी टर्म के अंदर z² और t है, तो यहाँ पे z² t को कॉमन लिया और नीचे 9 आ गया। और उसके बाद ब्रैकेट बिल्कुल सेम आ रहे हैं दोनों, ये इसका मतलब है कि हमने बिल्कुल सही कॉमन लिया है, और ये ब्रैकेट कॉमन आ जाएगा तो इसको हम
कॉमन में पहले लिख देंगे और बाकी ब्रैकेट के अंदर जो है वो इन दो टर्म्स को यानी कि y² / 4 और -z² / t को लिख दिया जाएगा। तो देखिए यहाँ पे लिख दिया 1 - z और y² / 4 -z² / t। तो ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। ये 5वां पार्ट था और इसका जो लास्ट पार्ट है ये भी फ्रैक्शन में है, तो इसमें भी इसी तरह से देखेंगे। इसको 2 में जो है वो देखा जाएगा, ये 2 और ये 2। तो ये हमारे पास 4 पार्ट जो हैं, ये 4 टर्म जो है ये आ गई। इसमें शुरू के 2 में जो है वो ऊपर से जो है न्यूमरेटर में जो है वो 5 और x कॉमन है, जबकि डिनोमिनेटर में 11 कॉमन है। इसी तरह से अगर हम इन दोनों की बात करें तो यहाँ पर 7 ऊपर से न्यूमरेटर में 7y कॉमन है, जबकि नीचे डिनोमिनेटर में 11 कॉमन है। तो हमने यहाँ पर ले लिया 5x/11 कॉमन लिया, तो ऊपर से 2y बच गया और यहाँ से z बच गया। जबकि माइनस को कॉमन लेना ज़रूरी है क्योंकि इसको पॉजिटिव बनाना है हमें। ठीक है जी, तो यहाँ से हमने इसको 7y को भी कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे क्या बच रहा है 2y बच गया, क्योंकि 7 2 = 14 होता है और y कॉमन आ गया और 11 भी आ गया। यहाँ पे प्लस माइनस की वजह से ये प्लस हो गया और यहाँ पे 7 और y/11 चला गया, तो सिर्फ z बच गया। इस तरीके से ये ब्रैकेट पूरा का पूरा सेम आ रहा है। और अब ये 2 टर्म जो बची हैं इसमें जो है 2y + z कॉमन है, लिहाजा हम इसको 2y + z को कॉमन ले लेंगे, तो हमारे पास 5x/11 और 7y/11 बच जाएगा। तो ये देखें हमने 2y + z कॉमन ले लिया, तो 5x/11 और 7y/11 कॉमन आ गया। इस तरीके से हमने जो है ये इस एक्सरसाइज के अंदर जो 2 सवालात थे जो कि कॉमन लेने के हवाले से थे, हमने आज वो कंप्लीट कर लिया है। उम्मीद है आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। अगर समझ में नहीं आया, कोई मसला हो, तो आप लोग मुझे कमेंट्स में जो है वो बता सकते हैं। और चले जी, यहाँ पर वीडियो को एंड करते हैं और इंशाल्लाह फिर एक नई वीडियो के साथ दोबारा हाजिर होते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।